3 दशक बीत चुके हैं जब से राक्षसों का आगमन हुआ था, लेकिन आज राक्षस कोई समस्या नहीं रहे, या यूं कहें कि जिन्हें सुपर पावर का आशीर्वाद मिला है, उन्होंने इनका डटकर मुकाबला किया। इसने एक अंतर्राष्ट्रीय खेल की शुरुआत को भी चिन्हित किया, जिसे हंटर लीग के नाम से जाना जाता है, और हमारा हीरो स्टेडियम में दाखिल हुआ, जहां उन्मादी भीड़ ने उसका स्वागत किया। उसने अपनी गन लोड की, जबकि प्रोजेक्टर्स की रोशनी उसके चश्मों पर चमक रही थी। वो एक टॉप टीयर प्लेयर था, लेकिन फिर भी पिछली गर्मियों में डूबे कहुल परफॉर्मेंस और क्वालिफिकेशन पास ना कर पाने की नाकामी, ऐसा लग रहा था मानो उसकी सारी महान उपलब्धियां अचानक भुला दी गईं, सिर्फ 2 साधारण कारणों से। इससे हमारा हीरो बेहद निराश हो गया और गुस्से के आवेश में उसने अपना फोन फेंक दिया। ये सब उस आदमी के सामने हुआ जो उसके आमने सामने बैठा था। उस आदमी ने फिर चांगन से बात करने का फैसला किया और कहा कि शायद अब उसका प्रोफेशनल करियर खत्म हो चुका है। ये सुनकर हमारा नायक चौंक गया। उस आदमी ने कहा कि वह चाहता है कि क्रिस्टोफर गेमिंग से रिटायर होकर बिजनेस पर फोकस करे, और साथ ही उसे उसकी अनिवार्य मिलिट्री सर्विस की याद दिलाई। बस यूं ही पूरी तरह टूट चुका हमारा नायक सोचने लगा कि काश उसे बस टीम से निकाल दिया गया होता। उसे अच्छी तरह पता था कि एक दिन उसे रिटायर होना ही पड़ेगा, कि उसकी तेज तर्रार स्किल्स उसकी जवानी के साथ धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। फिर भी अपने मैनेजर द्वारा यह कहलवाना कि वो उस टीम का एक बेकार चेहरा बन जाए जिसे उसने अकेले दम पर बार बार जीत दिलाई थी, ये एक स्कैंडल जैसा था। अब गुस्से से भरा क्रिस्टोफर चिल्लाया और टेबल को लात मार दी, जिससे उसका मैनेजर डर गया। बस यूं ही हमारा हीरो वहां से चल पड़ा, कहते हुए कि वो इस बातचीत से तंग आ चुका है। इससे मैनेजर भड़क गया और चिल्लाया कि हीरो को कुछ इज्जत दिखानी चाहिए, ना कि वो एटीट्यूड रखना चाहिए जिसके कारण फैंस उससे छुटकारा चाहते हैं। लेकिन जब मैनेजर ने यह कहा कि उसे पछतावा है कि उसने क्रिस्टोफर जैसे किसी को कुछ बनाया, तो युवा नायक वहीं ठिठक गया और फिर वो पलटा, गुस्से में उस डरे हुए आदमी की ओर बढ़ा और उसका कॉलर पकड़ लिया। क्रिस्टोफर ने अपने मैनेजर को याद दिलाया कि वही था जिसने उनके संस्था को सारी सफलता दिलाई थी। हमारे हीरो को अब पछतावा होने लगा कि उसने कभी अपने मैनेजर के कहने पर अपनी फुल ब्लूम मुलेटा टीम को एक्टिवेट किया था, क्योंकि स्किल की ताकत समय के साथ बढ़ती थी, जिससे यूजर को महान शक्ति अनलॉक करने का मौका मिलता था। लेकिन एक बार एक्टिवेट होने के बाद उसका प्रोग्रेस रुक जाता था। इस पर बिजनेसमैन ने दावा किया कि उसने वही किया जो उसे युवा के लिए सबसे अच्छा लगा। इससे क्रिस्टोफर और भड़क गया। उसने मैनेजर को धक्का दे दिया, जिससे वो डर के मारे कांपने लगा। नायक को अच्छी तरह पता था कि उसकी सारी बदहाली का कारण यही मैनेजर था, लेकिन फिर भी उसे पीटने से उसके पिछले गलतियों की भरपाई नहीं हो सकती थी। बस यूं ही हमारा टॉप टियर गेमर रॉक बॉटम तक पहुंच गया। जैसे ही उसका शानदार करियर खत्म हुआ, हमारा हीरो अब और ताकतवर नहीं बन सकता था। उसके पास हाई रैंक स्किल्स का एक अच्छा खासा जखीरा था, लेकिन फिर भी उसका एकमात्र विकल्प अब बूढ़ा होना था। उस स्किल के साथ जो बहुत जल्दी एक्टिवेट हो गई थी, जिसने उसे आगे बढ़ने से रोक दिया था। क्रिस्टोफर सोचने लगा कि क्या जिंदगी का अब कोई मतलब बचा है। जब वो सड़क पार कर रहा था, तो उसने सोचना शुरू किया कि क्या मौत वाकई में एक मुक्ति नहीं होगी। तभी अचानक नायक को एक तेज रफ्तार ट्रक अपने सामने दिखाई दिया। क्रिस्टोफर ने मान लिया कि भले ही उसकी जिंदगी का कोई मतलब हो, लेकिन अब वो जीने लायक नहीं बचा था, क्योंकि टक्कर अब निश्चित थी। बस यूं ही वो भयानक हादसा हो गया जिसने ट्रक को रास्ते से हटा दिया और वो सड़क के किनारे जा टकराया, जिससे एक जबरदस्त धमाका हुआ। इस बीच हमारा हीरो बुरी तरह घायल हो गया। उसके कपड़े आग की लपटों में थे जब वो जमीन पर गिरा। इससे उसने अपनी हालिया फिलॉसफी पर फिर से विचार किया कि कैसे वो वाकई में लड़ते रहना चाहता था, भले ही थोड़े समय के लिए ही सही। क्रिस्टोफर फिर से स्टेज पर एक शानदार मैच में जीत के बाद भीड़ की तालियों का आनंद लेना चाहता था। वो अपनी टीम के साथ उन खुशी के पलों को फिर से जीना चाहता था, और अब उसकी आंखों से आंसू बहने लगे जब वो मौत के कगार पर था, ये सोचते हुए कि वो अपनी जिंदगी को बिना किसी शर्मिंदगी के जीना चाहता था। ये हादसा वो आखिरी चीज थी जो इस महान प्लेयर को अपनी पहली जिंदगी से याद थी। तभी नायक को अचानक कंफ्यूजन हुआ, क्योंकि अब वो अपने कमरे में था, लेकिन माहौल कुछ अजीब था। वो दौड़कर आईने के पास गया और देखा कि अब वो अपने पुराने मिडिल स्कूल वाले रूप में दिख रहा था। तभी एक महिला ने दरवाजा खोला और क्रिस्टोफर से पूछा कि क्या वो तैयार है। हमारा हीरो हैरान रह गया, क्योंकि उसकी मां भी अब जवान दिख रही थी। उस महिला ने अपने बेटे से पूछा कि क्या कुछ गलत है, और उसने जल्दी से बात टाल दी। क्रिस्टोफर को आखिरकार एहसास हुआ कि वो अतीत में वापस आ गया था। इस एहसास के साथ युवा नायक खुशी से झूम उठा, क्योंकि उसे अपनी पुरानी गौरवशाली दिनों को फिर से जीने का मौका मिला था। लेकिन इस बार वो वही गलतियां दोबारा नहीं करेगा। हंटिंग का टैलेंट फिजिकल स्ट्रेंथ को स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके तय किया जाता था, लेकिन एडवांस्ड मशीन जो अभी भी अवेकनर स्किल्स की प्रकृति को नहीं पहचान पाती थी, वो अवेकनर को स्पेल्स के बारे में थ्योराइज करने और उन्हें डिप्लॉय करने का तरीका निकालने के लिए मजबूर करती थी। लेकिन हमारा हीरो इस बोझ से बचा हुआ था, क्योंकि उसके पास थी ऑल सीइंग आई।
उस रात हमारा हीरो बेड पर लेटा और अपना सिस्टम विंडो चेक किया। उसका फुल ब्लूम रैंक ए तक रिग्रेस कर गया था, जैसा उसने अनुमान लगाया था। एकेन को इसकी चिंता नहीं थी, क्योंकि स्किल्स को ट्रेन किया जा सकता था और इक्विपमेंट को फिर से खरीदा जा सकता था। लेकिन हमारे हीरो की मुख्य चिंता थी उसका कमजोर फिजिक और लो रैंक स्किल्स, जिनके साथ उसे एडजस्ट करना था। तभी उसे किसी के बहस करने की आवाज सुनाई दी। एक आदमी कह रहा था कि हीरो को अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने की आजादी है, लेकिन उसकी मां ने मना किया, कहते हुए कि वो अभी बहुत छोटा है। इस पर उस आदमी ने 1 साल के ट्रायल की मांग की। फिर उन्होंने समझाया कि 1 साल बहुत लंबा समय है, क्योंकि उनका बेटा अपनी पढ़ाई में फेल हो सकता है, क्योंकि उसके पास उस सपने के लिए समय नहीं होगा जो शायद कभी पूरा ना हो। इससे नायक को याद आया कि उसकी मां ने शुरू में उसके हंटर बनने के सपने का विरोध किया था। वो अपनी मां से बहस में समय बर्बाद नहीं कर सकता था। लेकिन तभी उसका ध्यान इस तर्क की ओर गया कि 1 साल बहुत महत्वपूर्ण समय हो सकता है। बच्चे को एहसास हुआ कि उसकी मां सच कह रही थी, क्योंकि 1 साल में एक हंटर कई मैच खेल सकता है, अनुभव इकट्ठा कर सकता है और अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर सकता है। उसने सोचा कि अगर उसने पहले शुरू किया होता तो उसका फुल ब्लूम रैंक बी तक पहुंच जाता, जिससे उसका गेमिंग करियर बेहतर दिशा ले सकता था। और फिर वो इस बातचीत में घुस पड़ा, कहते हुए कि उसे अपनी मां को खुद को साबित करने के लिए 6 महीने चाहिए। इससे दोनों हैरान रह गए। महिला चिंतित हो गई, जबकि उस आदमी का चेहरा खिल उठा। क्रिस्टोफर ने पक्का किया कि वो अपनी मां को अपना टैलेंट दिखाएगा, लेकिन फिर वो हैरान रह गया क्योंकि उसे एक्सेस डिनाई कर दिया गया। महिला ने समझाया कि माइनर्स को फैसिलिटी में एक्सेस के लिए गार्डियन की परमिशन चाहिए। ये एक ऐसी डिटेल थी जो हमारे हीरो के दिमाग से छूट गई थी, क्योंकि वो पिछले जन्म में 18 साल से ऊपर था। इससे वो चिढ़ गया, क्योंकि इसका मतलब था कि वो आज ट्रेनिंग नहीं कर सकता था। और जैसे ही वो इसका कोई हल पूछने वाला था, किसी ने उसके कंधे पर थपथपाया। क्रिस्टोफर ने देखा कि एक हंसमुख युवक उसे ग्रीट कर रहा था, जिसे वो डोजांग किम रूप में पहचान गया। उसने पूछा कि वो वहां पर क्यों है। नायक के मुताबिक वो एक क्लोज रेंज हंटर था, जिसे प्रोफेशनल्स के साथ फर्स्ट डिवीजन का एलीट होने के कारण आसान जिंदगी मिली थी, भले ही वो नंबर 1 ना हो। लेकिन हमारे हीरो को यह दावा करना पड़ा कि वो उसे नहीं जानता, क्योंकि इस समय में वो दोनों पूरी तरह अजनबी होने चाहिए थे। और फिर उस युवक ने अपना परिचय दिया। कहानी शुरू होती है जब हमारे हीरो क्रिस्टोफर से एक नौजवान दोजोन किम मिलता है। दोजोन ने बताया कि उनकी क्लासेस एक दूसरे के बगल में हैं और वो स्कूल में एक अवेकनर के तौर पर काफी फेमस है। लेकिन जब क्रिस्टोफर ने कहा कि उसने कभी डोजोन का नाम नहीं सुना, तो वो शॉक्ड रह गया। फिर डोजोन ने सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हुए क्रिस्टोफर से पूछा, ब्रो, तुम यहाँ हंटर यूथ क्लब में ज्वाइन करने आए हो? लेकिन क्रिस्टोफर ने कहा, नहीं यार, मैं तो ट्रेनिंग रूम के लिए आया हूँ जहाँ गार्डियंस चाहिए। डोजोन ने प्राउडली कहा, मेरे पास अथॉरिटी है तुम्हें एक्सेस देने की। क्रिस्टोफर को पता नहीं था कि डोजोन अकेडमी यूथ क्लब का मेंबर है। उसे यह भी समझ आया कि हर चीज की एक प्राइस होती है। जब डोजोन ने मांग की कि वो उसे ट्रेन करते हुए देखना चाहता है, क्रिस्टोफर को थोड़ा इनकन्वीनियंस हुआ, बट फिर उसने सोचा रिस्क तो कुछ है नहीं और अग्री कर लिया। तभी एक लेडी ने कहा, ट्रेनिंग रूम 3 यूज करो, क्योंकि यूथ क्लब का एक मेंबर तुम्हारा गार्डियन बनने को रेडी है। बाद में एक वॉइस ने बताया कि उसे सरप्राइज हुआ कि स्कूल में क्रिस्टोफर के अलावा कोई और भी हंटर बनना चाहता है। क्रिस्टोफर शॉक्ड रह गया, क्योंकि वो वॉइस उसे ही रेफर कर रही थी। डोजोन ने फिर कहा, मैं हंटर यूथ क्लब का हिस्सा हूं, लेकिन वहां फिट इन करना टफ है, क्योंकि बाकी मेंबर्स बड़े और स्ट्रेंजर्स हैं। फिर उसने क्रिस्टोफर से पूछा, तुम ट्रेनिंग रूम 3 में क्यों आए, जिसे कोई यूज नहीं करता? क्रिस्टोफर ने एक्सप्लेन किया, शायद सब हंटर लीग के पीछे पड़े हैं। फिर उसने डोजोन से पूछा, ब्रो, तुम सीरियसली मेरा रेगुलर ट्रेनिंग देखना चाहते हो और मेरे स्किल्स को टेस्ट करना चाहते हो? लेकिन जब डोजोन ने ऑफर किया कि वो अपने स्कूलमेट की हेल्प करेगा, क्रिस्टोफर को तुरंत समझ आया कि डोजोन को अटेंशन चाहिए। फिर भी क्रिस्टोफर ने रिजेक्ट किया, क्योंकि वो एक रीइंकार्नेशन है, मेंटली उस मिडिल स्कूलर से कई साल बड़ा है। खैर, सब सेट हो गया। ट्रेनिंग सेशन प्रोग्राम्ड हुआ और जैसे ही शुरू हुआ, एक ब्राइट लाइट चमकी जो डोजोन को ऑलमोस्ट ब्लाइंड कर गई। तभी क्रिस्टोफर ने एक टैंकर क्लोन समन किया। अगर रियल लाइफ को वीडियो गेम से कंपेयर करें तो ये एक ट्रेनिंग यूनिट होता, लेकिन ये ऑर्डिनरी नहीं था। इसका मैसिव शील्ड इतना स्ट्रांग था कि उसे डैमेज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। डोजोन ने कहा, यह ट्रेनिंग तो गलत प्रोग्राम्ड हुआ है, रेगुलर क्लोन यूज करो, ये टैंकर तो अनस्क्रैचेबल है। लेकिन क्रिस्टोफर ने अपनी वेपन समन की और कहा, तुम नॉनसेंस बोल रहे हो डोजोन, ट्रेनिंग डमी को ड्यूरेबल होना चाहिए। फिर क्रिस्टोफर ने वाइल्ड स्माइल के साथ कहा, मॉन्स्टर तुम्हारे लिए अनस्क्रैचेबल है डोजोन। उसने सोचा, ड्यूरेबल मटेरियल को तोड़ने का सबसे आसान तरीका है उसे ज्यादा स्ट्रांग चीज से हिट करना, लेकिन यह करंटली इम्पॉसिबल था। तो क्रिस्टोफर ने टैंकर के जॉइंट्स को टारगेट किया। उसने स्पीयर थ्रस्ट मारा और टैंकर क्लोन पर हिट लैंड की। क्रिस्टोफर हैप्पी था, क्योंकि उसकी बॉडी पर उसका अच्छा कंट्रोल था।
फिर उसने अपने ऑल सीइंग आई का यूज किया ट्रेनिंग डमी के वीक स्पॉट्स को लोकेट करने के लिए। क्रिस्टोफर ने फोकस किया और वर्चुअल मॉन्स्टर पर चार्ज करते हुए उसका आर्म और वेस्ट स्लैश किया और फिर फाइनल ब्लो मारा। बस अनस्क्रैचेबल ट्रेनिंग डमी पीसेस में ग्राउंड पर गिर गया। क्रिस्टोफर की परफॉर्मेंस इतनी शानदार थी कि उसे रिग्रेट हुआ कि उसने सेशन रिकॉर्ड नहीं किया। डोजोन ने कहा, ब्रो, तुमने टैंकर के डिफेंस को मिनिमम कर दिया, वरना स्पेशल वेपन चाहिए होता। क्रिस्टोफर को लगा कि डोजोन ने जो देखा उसे समझ नहीं पाया और अपनी एक्सप्लेनेशन बना ली। डोजोन ने यह भी कहा कि क्रिस्टोफर, जो स्पीयरमैनशिप में स्पेशलाइज्ड है, यूथ क्लब के वर्दी है। उसने कहा, मैं भी ट्रेनिंग डमी पर ट्राई करूंगा। क्रिस्टोफर ने उसे कुछ नहीं बताया, सोचा कि डोजोन खुद रियलाइज कर लेगा कि यह कितना टफ है। उसी रात फैसिलिटी में डोजोन थका और कंफ्यूज था। उसने क्रिस्टोफर के एग्जैक्ट मूवमेंट्स कॉपी किए, टैंकर क्लोन की डिफेंस मिनिमम की, लेकिन फिर भी क्लोन अनस्क्रैच्ड रहा। डोजोन को लगा कि उसने ट्रेनिंग गलत प्रोग्राम किया। तभी किसी ने उसे बुलाया। क्लब का एक सीनियर जीसू ने प्रॉपर वेलकम मांगा। डोजोन ने पोलाइटली बाव किया। जीसू ने नोटिस किया कि डोजोन टैंकर क्लोन पर अटैक कर रहा था। उसने कहा, वार्म अप के लिए ये डमी, तुम इससे कभी डैमेज नहीं कर पाओगे, इवन मिनिमम डिफेंस पर। डोजोन फ्रस्ट्रेटेड हो गया। ट्रेन में क्रिस्टोफर सोच रहा था कि उसे और स्ट्रेंथ चाहिए। जनरल पर्पस हंटर सेंटर अवेकनर्स को रेगुलर ट्रेनिंग फैसिलिटीज देता है। अकेले में उसने हंटर लीग के मॉन्स्टर्स और स्पॉटिंग पार्टनर फीचर पर ट्राई किया। उसे अपनी पावर की नीड का एहसास हुआ क्योंकि उसका ऑल सीइंग आई बी रैंक का था, जो पावरफुल अटैक्स की परमिशन नहीं देता। उसकी फिजिकल एबिलिटीज एक फिट न्यूकमर से थोड़ी बेहतर थीं। वो वर्कआउट करने के लिए डिटर्मिन्ड था क्योंकि उसका फुल ब्लूम रिकवरी को फास्ट करता है। क्रिस्टोफर जानता था कि प्रैक्टिस ही पावर पाने का रास्ता है, लेकिन हंटर सेंटर ट्रेनिंग रूम के लिए गार्डियन अप्रूवल चाहिए, जो इनकन्वीनियंट था। उसने स्मार्टफोन निकाला अकेले प्रैक्टिस करने की जगह सर्च करने के लिए। तभी डोजोन का कॉल आया। उसने तुरंत पूछा, ब्रो, ट्रेनिंग करने जा रहे हो? क्रिस्टोफर इंट्रीग्ड हुआ। डोजोन ने डिनर ट्रीट करने का प्रपोज किया। थोड़ी देर बाद बेस्ट हैंगओवर सूप रेस्टोरेंट में डोजोन ने क्रिस्टोफर को वेव किया। क्रिस्टोफर ने कहा, तुम तो लोडेड हो ब्रो। डोजोन ने कंफर्म किया, हाँ, वेल्दी बैकग्राउंड से हंटर का रास्ता इजी हो जाता है। क्रिस्टोफर अग्री कर रहा था क्योंकि इक्विपमेंट और टेस्ट्स प्राइसी हैं, लेकिन उसे यह भी लगा कि डोजोन वही अटेंशन क्रेविंग इंसान है जो उसकी फर्स्ट लाइफ में था। क्रिस्टोफर ने कहा, ब्रो, सीधे पॉइंट पर आओ। डोजोन कंफ्यूज था। क्रिस्टोफर ने कहा, यह डिनर इन्विटेशन पिटी की वजह से है, राइट? डोजोन ने डिनाई किया और कहा कि उसे क्रिस्टोफर से कुछ पूछना है। उसने बताया कि टैंकर क्लोन को डिफीट करने में वो फेल हो गया, डिस्पाइट क्रिस्टोफर के मूवमेंट्स कॉपी करने के। लेकिन तभी वो रुक गया और नीचे देखने लगा। क्रिस्टोफर ने टर्न किया तो देखा 3 नौजवान डोजोन जैसे आउटफिट्स में रेस्टोरेंट में घुसे और डोजोन को बैड माउथ करने लगे। रेस्टोरेंट में डोजोन किम को अपने सीनियर्स के सामने एम्बैरेस्ड महसूस हो रहा था, क्योंकि वो लोग उसे टैंकर क्लोन को हराने की कोशिश के लिए मॉक कर रहे थे। जीसू ने बताया कि उसने डोजोन से पूछा था, ये ट्रेनिंग क्यों कर रहे हो? डोजोन ने कहा, मेरा एक दोस्त ने इस टैंकर क्लोन को डिफीट किया, लेकिन मुझे यकीन नहीं हुआ। मॉकरी और बढ़ती गई। क्रिस्टोफर को समझ आया कि डोजोन के एल्डर्स उसकी ग्रोथ में रुकावट बन रहे हैं। उसने डिसाइड किया कि अब एक्शन लेना पड़ेगा। क्रिस्टोफर ने लाउडली कहा, ब्रो, टैंकर क्लोन को हराने के लिए सेटिंग्स चेंज करने की जरूरत नहीं। अगर राइट मेथड यूज करो तो ये चैलेंजिंग बिल्कुल नहीं है। उसने डोजोन की तारीफ की। तुमने इतना माइटी ओपोनेंट को ट्राई किया जबकि बाकी लोग इसे इम्पॉसिबल मानते हैं। यह सुनकर जीसू ट्रिगर हो गया क्योंकि वो खुद इसे अचीव नहीं कर पाए थे। जीसू ने एकेडमी के बारे में बात शुरू की और गुस्से में खड़ा हो गया। डोजोन ने क्रिस्टोफर को साइलेंस करने की कोशिश की, लेकिन टू लेट। जीसू ने टेबल पर पैर रख दिए और डोजोन को चुप रहने को कहा। फिर उसने क्रिस्टोफर को बैडमाउथ करने के लिए कॉल आउट किया और कहा, मेरे जैसे अवेकनेड का एक अटैक तुम्हें आसानी से मार सकता है। उसने क्रिस्टोफर को 3 सेकंड्स दिए, जो करना है कर लो। क्रिस्टोफर को यह सब एवरेज मूवी थक जैसा लगा और वो अनॉयड हो गया। डिनर ट्रीट का चांस तो गया। क्रिस्टोफर ने जीसू के पास जाकर कैजुअली उसे फेस पर पंच मार दिया। जीसू के 2 दोस्त शॉक्ड रह गए और उसे उठाने दौड़े। लेजेंडरी प्लेयर क्रिस्टोफर ने सोचा कि उसने टाइम लिमिट का सही यूज किया, क्योंकि वो हमेशा फर्स्ट ब्लड लेने की स्ट्रैटेजी रखता है। जीसू और ट्रिगर हो गया। क्रिस्टोफर ने कहा, तुम मेरे फ्रेंड के टीममेट हो, मुझसे कोई रिलेशन नहीं, सो मुझे अलोन छोड़ दो। जीसू ने गुस्से में पंच मारा, लेकिन क्रिस्टोफर ने ग्रेसफुली डॉज कर लिया। उसने जीसू की बात याद की, एक अटैक से तुझे खत्म कर दूंगा। क्रिस्टोफर ने तंज कसा, अभी तक तो कनेक्ट ही नहीं हुआ ब्रो।
जीसू का गुस्सा स्काई हाई हो गया। जीसू का पंच क्रिस्टोफर ने डिफ्लेक्ट किया और लेफ्ट जैब से काउंटर अटैक किया। जीसू को समझ आया कि हैंड टू हैंड कॉम्बैट में वो जीत नहीं सकता। उसने दूसरा रास्ता चुना, जिससे क्रिस्टोफर चौंक गया। जीसू ने माना गैजर करना शुरू कर दिया। क्रिस्टोफर का ऑल सीइंग आई, जो डेंजर और वीकनेस डिटेक्ट करता है, अलर्ट हो गया। उसने लास्ट मोमेंट पर जंप करके डॉज किया जब ग्राउंड उसके नीचे क्रम्बल होने लगा। फ्लोर की हालत देखकर क्रिस्टोफर को पता चला कि जीसू एक ग्रेविटी बेंडर है। जीसू ने कॉमनर्स की प्रेजेंस में भी अपनी स्किल्स यूज करने का प्लान किया। डोजुन ने तुरंत कॉमनर्स को इवैक्यूएट करना शुरू कर दिया। जीसू ने फिर से एनर्जी रिलीज की, एक और ग्रेविटी अटैक के लिए। क्रिस्टोफर ने लास्ट मोमेंट पर डॉज किया, वरना फ्लाइंग टेबल उसे स्मैश कर देता। क्रिस्टोफर इजी जाना चाहता था, लेकिन अब नो चॉइस। उसने फर्मली कहा, तेरा टाइम अप ब्रो। जीसू ने जवाब दिया, टाइम अप तो तेरा हुआ, और एक और अटैक किया, जिसे क्रिस्टोफर ने फिर से डॉज कर लिया। क्रिस्टोफर टफ स्पॉट में था। ऑल सीइंग आई से अटैक्स डॉज हो रहे थे, लेकिन जीसू तक रीच करना इम्पॉसिबल था। उसने फ्लोर पर पड़ी प्लेट उठाई और पूरी ताकत से जीसू पर फेंकी। जीसू ने ग्रेविटी मैनिपुलेशन से प्लेट को स्टॉप कर दिया और गिरा दिया। उसने तंज कसा, ऐसी ट्रिकरी मेरे पे नहीं चलेगी। लेकिन तभी क्रिस्टोफर ने फूड की प्लेट उसके फेस पर मारी। क्रिस्टोफर प्लेट्स फेंकता रहा और कहा, डॉज तो कर ब्रो। जीसू गुस्से से लाल हो गया। क्रिस्टोफर सोच रहा था कि हर स्किल का कूल डाउन होता है। जीसू प्लेट से ओवरवेल्म था। अगर कूल डाउन रिस्पेक्ट न किया जाए तो क्या होगा? जीसू का हैंड ट्रेंबल करने लगा। वो ग्रेविटी मैनिपुलेशन यूज नहीं कर पा रहा था। क्रिस्टोफर ने मौका देकर फिर प्लेट से उसके हेड पर हिट किया। अब जीसू डिफेंसलेस था। क्रिस्टोफर की क्राफ्टीनेस ने जीसू को इरिटेट कर दिया। तभी क्रिस्टोफर सडनली गायब हो गया। अबे हेड्स! किसी ने चिल्लाया। जीसू पैनिक में हेड कवर करने लगा, लेकिन कंफ्यूज था। तभी क्रिस्टोफर ने पंच मारा। जीसू ने गुस्से में कहा, तूने स्टमक पे अटैक किया। लेकिन क्रिस्टोफर ने फिर हेड्स चिल्लाते हुए हेड पर पंच मारा। जीसू ने स्टमक कवर किया, लेकिन क्रिस्टोफर ने फिर हेड पर हिट किया। हेड्स चिल्लाते हुए क्रिस्टोफर ने जीसू पर लेफ्ट फिस्ट की बौछार कर दी। आखिरकार जीसू अनकॉन्शियस हो गया। क्रिस्टोफर ने बीट डाउन रोक दिया, लेकिन तभी रेस्टोरेंट की हालत देखकर वो स्टार्टल्ड हो गया। उसने खुद से कहा, ये शैम्बल्स मैंने नहीं किया, फिर भी फर्स्ट पंच तो उसने ही मारा था। जीसू बीट डाउन और अनकॉन्शियस था, जबकि क्रिस्टोफर अनहार्ड था। जीसू के दोस्त और डोजन कहीं चले गए थे। तभी पुलिस अराइव हो गई, जिससे क्रिस्टोफर चौंक गया। उसने एक प्लान बनाया। फेस डर्टी किया, जीसू को उठाया और पानी डालकर उसे जगाया। जीसू ने आंखें खोली तो क्रिस्टोफर को ग्राउंड पर लाइंग पाया, जो टोटली कंफ्यूज था। जीसू ने रिवेंज लेने की सोची, लेकिन तभी पुलिस के साथ डोजुन आ गया। डोजुन ने ऑफिसर को सीन की ओर पॉइंट किया। जीसू को सिचुएशन समझ आया कि उसका सपोजिडली डिफीटेड ओपोनेंट मर्सी मांग रहा है। ऑफिसर ने स्टन गन निकाला और जीसू को अरेस्ट करने लगा। क्रिस्टोफर सुपर प्लीज था, क्योंकि उसने ऑफिसर को फूल कर लिया और पुलिस ट्रबल से बच गया। उसे यह भी पता था कि जीसू सच नहीं बोलेगा, क्योंकि उसे शेम आएगी कि वो हार गया। इवन अगर वो सच बोले, क्राइम सीन की हालत उसके अगेंस्ट थी। बाद में ट्रेनिंग सेंटर में डोजुन ने बताया कि जीसू को टीम ने स्कोल्ड किया और रूमर्ड है कि उसे जल्दी एक्सपेल कर दिया जाएगा। क्रिस्टोफर हैप्पी था, क्योंकि इनजस्टिस अवॉइड हो गया। डोजुन ने पूछा, ब्रो थोड़ी रेस्ट नहीं लेनी? लेकिन क्रिस्टोफर ने तुरंत क्लोन समन किया और कहा, मुझे लग्जरी अफोर्ड नहीं करना। वो एफर्ट के सामने टॉल खड़ा था, जबकि डोजुन ने सिचुएशन एक्सेप्ट कर ली। क्रिस्टोफर ने वेपन फर्मली पकड़ा और सोचने लगा। जब क्रिस्टोफर ने एक महान उपलब्धि हासिल की, तो उसे फुल ब्लूम ने एक नया टैलेंट दिया, जिसका मतलब था कि अब उसके पास एक नई स्किल थी। यह बात तो पक्की थी। क्रिस्टोफर ने मॉन्स्टर की तरफ दौड़ लगाई, हवा में उछला और जोर से चिल्लाया, हेड्स! उसका नया जागृत टैलेंट, जिसका नाम था कॉलिंग योर अटैक, उसे किसी रैंडम स्किल या टारगेट का नाम चिल्लाने की ताकत देता था, जिससे उसके हमले और भी पावरफुल हो जाते थे। इस नई ताकत ने हमारे हीरो को उस क्लोन का सिर 2 हिस्सों में बांटने में मदद की, और यही उसकी जीत का निशान बना। लेकिन यार, उसका दोस्त तो पूरी तरह शॉक था। वो सोचने लगा कि एक बुली को हराना भी कोई उपलब्धि मानी जाती है क्या? लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि उसकी पिछली जिंदगी में उसके पास ऐसा कोई टैलेंट नहीं था। यह अजीब सी स्किल, जो उसे टारगेट का नाम चिल्लाने के लिए मजबूर करती थी, निश्चित रूप से उसे दूसरों के सामने थोड़ा अटपटा दिखाएगी। उसी रात डिनर के वक्त बात चली कि हमारा प्रोटैगनिस्ट एक हंटर सर्वाइवल शो के ऑडिशन में जाने वाला है। उसने अपने मम्मी पापा को कंफर्म किया कि वो अपनी वैल्यू दिखाना चाहता है, क्योंकि अब वो आखिरकार हंटर्स नेक्स्ट जनरेशन के लिए रजिस्टर कर सकता था। एक रियलिटी शो जो फ्यूचर के हंटर्स को खोजता और ट्रेन करता है। मम्मी ने चिंता जताते हुए कहा कि कंपटीशन तो बहुत टफ होगा, क्योंकि ये एक डिविजनल शो है। लेकिन पापा ने अपने बेटे का हौसला बढ़ाया और कहा कि उसे ये रिस्क लेना चाहिए। यह सुन के मम्मी ने पापा को ताना मारा कि उन्होंने भी ऐसा ही रिस्क लिया था और अपना बिजनेस बर्बाद कर लिया था। जिसके बाद दोनों में बहस शुरू हो गई, वो भी अपने बेटे के सामने। क्रिस्टोफर ने समझाया कि अगर वो जीत गया तो उसे एक टेलर मेड वेपन
ढेर सारा कैश और एकेडमी में एनरोलमेंट या फिर डिवीजन 3 की टीम में जगह मिलेगी। मम्मी ने कहा कि ये तो स्वाभाविक है क्योंकि रियलिटी शो कितना फियर्स होगा। फिर भी उनका बेटा बड़े उत्साह से बोला कि वो जितना हो सके मेहनत करेगा। ये सुन के मम्मी पापा दोनों हैरान रह गए और आखिरकार उन्होंने उसे ऑडिशन में जाने की इजाजत दे दी। लेकिन मम्मी ने यह भी कहा कि अगर वो जीत ना सका तो उसे सरप्राइज नहीं होना चाहिए। क्रिस्टोफर को अच्छे से पता था कि कंपटीशन कितना टफ होने वाला है, क्योंकि ये शो नेशनल स्केल पर हंटर लीग के लिए बेस्ट कैंडिडेट्स चुनता था। इसी वजह से कुछ अनफेयर बातें सामने आई, खासकर हाईएस्ट रैंकर के लिए, क्योंकि टीवी शो का मकसद था बेस्ट न्यूबी को चुनना। क्रिस्टोफर नहीं चाहता था कि उसके मम्मी पापा उसकी चिंता करें। उसकी पिछली जिंदगी में उसने कई टूर्नामेंट्स जीते थे, तो उसे यकीन था कि वो इन न्यूबीज को आसानी से हरा देगा। तभी हम देखते हैं कि हमारा हीरो 2 गन्स पकड़े हुए है और अब वो हंटर्स नेक्स्ट जनरेशन में 3 मिनट के क्लोन टेस्ट में हिस्सा ले रहा है, जिसे उसने आसानी से पार कर लिया। इससे पहले हम देखते हैं कि 3 लोग एक टेबल पर बैठकर एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं। जज ओरोजो ने मिनसुक से पूछा कि उसने हंटर्स नेक्स्ट जनरेशन में जज की पोजीशन क्यों ली, जबकि उसने पहले मना किया था। मिनसुक ने बताया कि भले ही वो इंटरनेशनल लेवल पे सक्सेसफुल है, लेकिन वो अपने होमलैंड पे फोकस करना चाहता है और एक टैलेंटेड एमेच्योर को खोजना चाहता है। तीसरे जज सुई यक मिन ने कहा कि अगर मिनसुक अपने दावों पर खरा उतरता है तो उसे प्रो लीग्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि एकेडमी पहले से ही शानदार एमेच्योर्स देती है। मिनसक ली ने जवाब दिया कि असली टैलेंट वो होता है जो थोड़ा सनकी हो और सही गाइडेंस में चमके। ओरोजो ने फेडरल जज को समझाया कि उन्हें लीग के बजाय कंटेस्टेंट्स पर फोकस करना चाहिए। फिर भी उन्होंने कहा कि अगर वो ईथन का ग्रेट पोटेंशियल देख लेंगी तो उनकी राय बदल सकती है, लेकिन उन्होंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया क्योंकि सबके वोटिंग पावर बराबर थे। टीवी शो की साइट ओपन करने के बाद क्रिस्टोफर ने पढ़ा कि ये प्रोग्राम अब उन प्लेयर्स को ढूंढना चाहता है जो फ्यूचर की हंटर लीग्स को शेप करेंगे। लेकिन उसकी सबसे बड़ी टेंशन ये थी कि पहला ऑडिशन एक रिटन टेस्ट था। सवालों को देखकर उसे लगा कि ये तो एकेडमिक स्टूडेंट्स को खुश करने वाले हैं। पहला सवाल था कि हंटिंग करियर से पहले उसका ऑक्यूपेशन क्या था। उसने बताया कि उसके पास कोई ऑक्यूपेशन नहीं था। दूसरा सवाल था कि ग्रुप में प्रॉब्लम डील करने का उसका पसंदीदा तरीका क्या है। उसने बताया कि वो हमेशा लीड लेता है और बाकियों को अपने हिसाब से चलने के लिए मजबूर करता है। फिर प्रोटैगनिस्ट ने एक ग्लास पानी पिया और टेस्ट को जारी रखा। अब वो मुश्किल में था क्योंकि उसे लगा था कि ऑडिशंस आसान होंगे, लेकिन रिटन टेस्ट तो बहुत हार्ड निकला। एगी को यकीन था कि वो प्रैक्टिकल टेस्ट में इस डिजास्टर को ठीक कर लेगा। तभी उसे कुछ इंटरेस्टिंग मिला। ऑडिशन की तीसरे पार्ट तक पहुंचने के लिए उसे एक लिंक पे क्लिक करना था। जैसे ही उसने बटन दबाया, वो अचानक एक दूसरी स्पेस में ट्रांसफर हो गया। ये देखकर उसे लगा कि एक हंटर की स्किल्स उसकी पर्सनैलिटी और एक्सपीरियंस पर बेस्ड होती हैं, और ये स्किल उसे बहुत माइंड ब्लोइंग लगी। अब वो अपने कमरे में अकेला था और इस स्किल की नेचर के बारे में सोचने लगा। स्किल ने बताया कि उसे 3 मिनट में क्लोन वेव्स को हराना है। स्केल के हिसाब से उसका वेपन उसकी इमेजिनेशन से शेप होगा। तो उसने सोचना शुरू किया। फिर उसकी स्मर्क निकल आई क्योंकि उसने ज्वेल पिस्टल्स क्राफ्ट कर लिए थे। क्रिस्टोफर को प्रैक्टिकल टेस्ट का आइडिया बहुत पसंद आया। अपनी पिछली जिंदगी में उसके फेवरेट वेपन्स ड्वेल गन्स थे, जिनमें वो अपनी आर्केन पावर डालता था, लेकिन इस टेस्ट में ऐसा करना पॉसिबल नहीं था। टेस्ट शुरू होने से ठीक पहले क्रिस्टोफर ने अपनी ऑल सीइंग आई एक्टिवेट कर ली और फिर क्लोन्स की पहली वेव आई, जो टैंकर क्लोन से बहुत कमजोर थी। टेस्ट शुरू हो चुका था। क्रिस्टोफर ने अपनी गन्स उठाई और जितनी तेजी से हो सके उन पे शूट करना शुरू कर दिया। इधर किसी को यह सब स्कैंडलस लग रहा था। जज ओरोजो ने सुयुग मिन से पूछा कि क्या वो इस बिहेवियर को एक्सेप्ट नहीं करते। सुयुग ने उसकी बात से सहमति जताई और ओरोजो ने कहा कि क्रिस्टोफर का परफॉर्मेंस देखकर लगता है कि ये टेस्ट का इंटेंडेड पर्पस नहीं था। उनके मुताबिक क्रिस्टोफर हैकिंग कर रहा था, क्योंकि कोई भी हंटर गन्स के साथ क्लोन्स की वेव को आसानी से क्लियर कर सकता है। ओरोजो ने गुस्से में कहा कि रिटन टेस्ट में उसके जवाब भी एकदम अनएक्सेप्टेबल थे। वो बोली कि ये लड़का प्रॉब्लमैटिक है क्योंकि उसने सवालों को सीरियसली नहीं लिया। सुयुग को उनकी बात से सहमत होना पड़ा, क्योंकि गन्स आमतौर पे हंटर्स के वेपन्स नहीं होते। ये वेपन्स मॉन्स्टर्स के अगेंस्ट बहुत इफेक्टिव नहीं होते, क्योंकि उनमें माना डालना मुश्किल है, जो बुलेट्स लॉन्च होने पर गायब हो जाता है। यही वजह है कि ज्यादातर हंटर्स क्लोज रेंज वेपन्स यूज करते हैं। लॉन्ग रेंज वेपन्स हंटर लीग्स में होते हैं, लेकिन वो धीमे होते हैं, जैसे बो और क्रॉसबो। मिनसोक ली ने कहा कि सिर्फ ईथन जैसा टैलेंटेड इंसान ही इतनी तेजी से माना से भरी बुलेट शूट कर सकता है। वो क्रिस्टोफर से इंट्रीग था और दूसरे जज को हैरानी हुई जब तीसरे जज ने पहले की बात से सहमति जताई। उनका कहना था कि भले ही क्रिस्टोफर का इरादा ऐसा ना हो, उसने नियमों को अपने फायदे में मोड़ने का एक अनोखा तरीका ढूंढ लिया था। मिनसुक ने भी सहमति जताई और कहा कि बाकी राउंड्स में अगर उसका परफॉर्मेंस पसंद नहीं आया तो वो देखेंगे, और उन्होंने ये भी बताया कि क्रिस्टोफर और ईथन का फायर आर्म्स को लेकर सोचने का तरीका अलग था
ओरोजो ने उनसे क्लैरिफिकेशन मांगा, लेकिन वो खुद कंफ्यूज थे। जज ने थ्योराइज किया कि शायद क्रिस्टोफर हंटर लीग्स में गन्स का पोटेंशियल देखता हो, लेकिन फिर उन्होंने इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया। मिन्सुगली सोच में पड़ गए, क्योंकि क्रिस्टोफर ने बाकी टेस्ट को सिर्फ एक गन के साथ लेने का फैसला किया था। जज को उम्मीद थी कि वो क्रिस्टोफर के बारे में गलत ना हो। इधर कोई जीजू के आउटकम के बारे में पूछ रहा था। दो-जान किम ने बताया कि हमारे प्रोटैगनिस्ट को कोई गंभीर चोट नहीं आई थी, जो उस आदमी को अजीब लगा, क्योंकि जिस लड़के की बात हो रही थी वो भले ही क्लोज रेंज कॉम्बैट में पावरफुल ना हो, लेकिन उसके पास एक जबरदस्त स्किल थी। फिर भी उसके अपोनेंट को सिर्फ मामूली चोटें आई थीं। ऑथी की हालत तो बहुत खराब लग रही थी। उस आदमी ने फैसला किया कि वो सामने खड़े लड़के पर फोकस करेगा। उसने क्रिस्टोफर से पूछा कि क्या वो उस टीवी शो में पार्टिसिपेट करेगा, और कहा कि उसे बताना चाहता है क्योंकि इसमें कुछ टाइम लगेगा। नीली शर्ट वाला, जो जिज्ञासा से भरा हुआ था, उसने दोजुन किम से पूछा कि क्या उसका दोस्त, जिसने जीजू से फाइट की थी, वो भी टीवी शो में हिस्सा ले रहा है। दोजुन ने बताया कि उसे पक्का नहीं पता, क्योंकि उसने अभी तक उससे पूछा नहीं था। ये कह के कोच ने उस यंग मैन को डिसमिस कर दिया और कहा कि वो शायद अपकमिंग शो की तैयारी में बिजी होगा। बस फिर क्या, वो यंग मैन ने इजाजत मांगी और चला गया। कोच सोचने लगा कि यह सिचुएशन कितनी फैसिनेटिंग हो गई है। दोजुन किम जैसे ही हॉलवे में चल रहा था, उसने सोचना शुरू किया कि ग्रेविटी वील्डर इस शो में हिस्सा लेगा, जो चीजों को और भी एक्साइटिंग बना देगा। सूरज मेन स्टेडियम पर चमक रहा था, जहां यह रियलिटी टीवी शो होने वाला था। स्टेडियम के सामने पहुंचकर हमारे हीरो ने सोचना शुरू किया कि उसने अपनी करियर की शुरुआत इस स्टेडियम में कितने साल पहले की थी, और फिर उसने फैसला किया कि वो एक बार फिर इस पुरानी जगह की ओर चलेगा, ताकि आने वाली नई चैलेंजेस का सामना कर सके। हंटर्स लीग्स में 3 डिविजन्स थे। सबसे हाईएस्ट डिवीजन के मैच टावर्स में होते थे, जबकि बाकी 2 वर्चुअल रियलिटी स्टेडियम में। पहले तो हमारे हीरो को समझ नहीं आया कि इतने बड़े बड़े प्लेसेस क्यों बनाए गए, लेकिन आज की भीड़ को देखकर उसे एहसास हुआ कि इसका जवाब था ये रियलिटी टीवी शो जैसे मौके। भीड़ में हंटर्स नेक्स्ट जनरेशन के एक फोकस्ड क्वालिफायर हैंग यान चुपचाप बैठा था। दूसरा क्वालिफायर हीदू यूयू धैर्य से इवेंट शुरू होने का इंतजार कर रहा था। उसी वक्त तीसरा क्वालिफायर मोंग जांग अपनी नजरों को स्टेडियम में इधर उधर घुमा रहा था। क्रिस्टोफर ने सोचना शुरू किया कि उसकी पिछली जिंदगी में ये शो उसके करियर की शुरुआत से पहले हुआ था। हैरानी की बात यह थी कि भीड़ में कुछ पुराने परिचित चेहरे दिख रहे थे, जिनमें से कुछ में जबरदस्त पोटेंशियल था। इससे उसकी जिज्ञासा बढ़ गई कि उसकी पिछली जिंदगी में इस इवेंट का विनर कौन था। उसने मन में ठान लिया कि इस बार वो चाहे कुछ भी हो, जीतेगा। तभी दोजुन किम ने उसे पुकारा, जो भीड़ में एक खाली सीट के पास उसे हाथ हिलाकर बुला रहा था। जैसे ही क्रिस्टोफर उसके पास बैठा, दोजुन ने उसकी हालत चेक की और कहा कि उसे लगा था कि रेस्टोरेंट वाली घटना के बाद उसे हॉस्पिटल में ज्यादा वक्त बिताना पड़ेगा। क्रिस्टोफर को एहसास हुआ कि उस इंसिडेंट में वो अपने दोस्तों को बहुत घायल दिखा होगा। दुरान किम ने बताया कि ग्रेविटी वील्डर, जो अब प्रोबेशन पर था, 3 हफ्तों में अपनी पिछली फाइट से पूरी तरह रिकवर हो जाएगा। यह सुनकर क्रिस्टोफर और कंफ्यूज हुआ, और जब उसने पार्टिसिपेंट्स में उस बुली को देखा तो वो और भी हैरान हो गया। दोस्त ने समझाया कि उसे मजबूरी में पार्टिसिपेट करना पड़ा, क्योंकि प्रो टीमें इस शो का इस्तेमाल एकेडमी स्टूडेंट्स को स्काउट करने के लिए करती थीं, इसलिए उसे उन्हें इम्प्रेस करना था। अब शो ऑन एयर हो चुका था और फॉग स्टेडियम को भरने लगा। कमेंटेटर ने कहा कि नए एडवेंचरर्स का हमेशा स्वागत है, और फिर सबको हंटर्स नेक्स्ट जनरेशन में वेलकम किया। उसने कहा कि अब एमेचर्स के प्रॉमिसिंग करियर्स की शुरुआत होने वाली है। जैसे ही फॉग हटा, सारे एक्टर्स की ओर इशारा किया गया, तभी स्टेडियम में एक वर्चुअल बैटलफील्ड उभरा। कमेंटेटर ने दावा किया कि यह धरती का सबसे बड़ा शो है, जो फ्यूचर के बेस्ट हंटर को उजागर करेगा। उसने बताया कि हर पार्टिसिपेंट ने देश के कई अवेकनर्स को पीछे छोड़ दिया। फिर उसने भीड़ से कहा कि वो इन यंग हंटर्स की तारीफ करें, क्योंकि ये वो 2% लोग थे जिन्हें देश के फ्यूचर हंटर्स के तौर पर चुना गया था। इसके बाद उसने 3 जजेस को इंट्रोड्यूस किया। पहला जज था अरोजो, एक ग्रेट कोरियन हंटर जिसने नेशनल लीग 3 बार जीती थी। दूसरा था मिन्सुक ली, सबसे बड़ा कोरियन हंटर जो इंटरनेशनल लीग्स में पार्टिसिपेट करता था। तीसरे जज सुयोक मिन को देखकर दोजुन किम शॉक्ड था। उसे लगा था कि वो फॉरेन लीग्स में पार्टिसिपेट कर रहा होगा। क्रिस्टोफर को एहसास हुआ कि ये दोनों जजेस वाकई बड़े लोग थे, क्योंकि उसकी पिछली जिंदगी में उनकी उतनी ही इंपॉर्टेंस थी जितनी उसकी थी। फिर भी उसे यकीन था कि वो दोनों को हरा सकता है। कमेंटेटर ने बताया कि एमेचर्स को जजेस के द्वारा बनाए गए चैलेंजेस में हिस्सा लेना होगा, और जो टॉप पर आएगा उसे $3,60,000 और मुरा वर्कशॉप द्वारा बनाया गया एक टेलर मेड वेपन मिलेगा।
ये सुनकर क्रिस्टोफर का दिमाग उड़ गया, क्योंकि मूरा वर्कशॉप के रेगुलर आइटम्स भी अनमोल थे और टेलर मेड वेपन्स तो उससे भी ज्यादा। इससे उसे और शौक लगा और उसने सोचा कि इससे वो अपनी प्राइम को पहले से कहीं जल्दी रिकवर कर लेगा। अरोजो ने पहले चैलेंज को समझाया। 4,450 एप्लीकेंट्स में से चुने गए 100 लोग इस चैलेंज में हिस्सा लेंगे ताकि ये पता चले कि कौन वाकई वर्दी है। उसने एक्साइटमेंट के साथ बताया कि ये यंग लोग एक सर्वाइवल बैटल में हिस्सा लेंगे जो एक डंजन में होगा, जहां रियल हंटर्स कॉम्बैट करते हैं। चैलेंज तब खत्म होगा जब 80 पार्टिसिपेंट्स एलिमिनेट हो जाएंगे। उसने ये भी कहा कि लैंड ऑफ द लॉस्ट सोल्स नाम के इस डंजन में जो सबसे ज्यादा स्कोर करेगा उसे नेक्स्ट चैलेंज के लिए एक छोटा सा बोनस मिलेगा। बस फिर क्या, 100 मेंबर्स को डंजन में टेलीपोर्ट कर दिया गया ताकि पहला चैलेंज शुरू हो सके। टेलीपोर्ट होते वक्त क्रिस्टोफर बहुत एक्साइटेड था। जैसे ही हमारे हीरो ने लैंड ऑफ द लॉस्ट सोल्स में कदम रखा, उसने आसपास देखना शुरू किया। उसने सोचा कि उसकी पिछली जिंदगी में इस डंजन में फाइनल्स खेले गए थे। क्रिस्टोफर को इस डंजन की हर चीज पता थी, इसकी नेचर, मैप और कोर मैकेनिक्स। उसे तो हिडन डंजन के बारे में भी पता था। ये सोचकर उसने एक एक्साइटेड स्माइल दी और सोचने लगा कि अब उसका अगला कदम क्या होगा। अर्टिको को यकीन था कि क्रिस्टोफर इस सर्वाइवल गेम में नियमों को अपने हिसाब से नहीं मोड़ पाएगा। कोई ये मान सकता था कि उसने प्रैक्टिकल टेस्ट्स को आसानी से पास करके अपनी इंटेलिजेंस दिखाई, लेकिन अर्टिको को नहीं लगता था कि वो कोई जीनियस है। वो लेडी अब फोकस थी, क्योंकि सर्वाइवल गेम्स में कई जरूरी स्किल्स चाहिए जो सिर्फ सच्चे हंटर्स के पास होती है। कोई फ्रॉड इसे जीत नहीं सकता। रज-जो का मकसद था कि वो इस लड़के को दिखाए कि लीग ऑफ हंटर्स को सीरियसली लेना चाहिए। बाकी तो जजेस बात कर रहे थे कि ये एमेच्योर्स कितने टैलेंटेड हैं और उनकी सहकर्मी ने कितनी समझदारी से चैलेंज चुना, क्योंकि ये सिर्फ स्किलफुल हंटर्स को ही आगे रखेगा। तभी उन्हें कुछ अजीब लगा। स्क्रीन पर देखा तो पता चला कि एक हंटर बैटल एरिया छोड़ रहा है। तीनों जजेस ने इसे चेक करने का फैसला किया। स्क्रीन पर दिखा कि वो रोग प्लेयर कोई और नहीं बल्कि हमारा हीरो क्रिस्टोफर था, जो एक अजीब सी स्ट्रक्चर के सामने खड़ा था। क्रिस्टोफर के चेहरे पर एक पागलपन सी भरी स्माइल थी। लेडी हैरान रह गई, क्योंकि उसे पता था कि ये वो जगह है जहां डंजन का आर्टिफैक्ट छिपा था। आर्टिफैक्ट्स डंजन्स में छिपे हुए तरह तरह के खजाने होते हैं। अगर कोई आर्टिफैक्ट हासिल कर ले तो वो जीत पक्की कर सकता है। ये देखकर अर्जो पैनिक में आ गई, क्योंकि डिवीजन 1 के प्लेयर्स को भी इस डंजन के बारे में नहीं पता होना चाहिए, जो कभी पब्लिक को रिवील नहीं हुआ था। फिर एमेच्योर्स की तो बात ही छोड़ो,